आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 3 वर्क एंड एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं। आज स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क के यूनिट्स के बारे में, कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे, राइट। लास्ट क्लास का कुछ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पॉजिटिव वर्क पढ़ा था, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। तो ये पॉजिटिव वर्क क्या होता है? पॉजिटिव वर्क तब होता है, राइट, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, राइट। तो जो थीटा एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, जब ये लेस देन 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल है, आप कह सकते हैं एक्यूट एंगल, तो वर्क डन क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। और जब एंगल आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ये ऑब्ट्यूज एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो स्टूडेंट, तब वर्क डन नेगेटिव होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो या आपका फोर्स जीरो हो या आपका फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे केस में वर्क डन जो होता है वो जीरो वर्क डन होता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में कूली का एग्जाम्पल किया था स्टूडेंट्स, राइट। कूली को हमने देखा था लास्ट क्लास में किस तरीके से वो जीरो वर्क कर रहा है, राइट, जब वो लोड को अपने सर पे रख के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर? तो ये जो है स्टूडेंट कल हमने डिस्कस किया था, नेचर ऑफ वर्क कैसा कैसा होता है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है? और वर्क का डेफिनेशन, तो वर्क का अगर हम लोग कहें वर्क का फॉर्मूला, तो हमने जो है निकाला था F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, राइट। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वर्क स्टूडेंट आप लोग क्या कह सकते हो? वर्क क्या है? वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो वर्क डन आपका होता क्या है? वर्क डन is the product of force in the direction of displacement and displacement of the body, right? तो ये आपका वर्क डन के फॉर्मूला है या डेफिनेशन आप इसे कर सकते हो। लास्ट क्लास में हमने इसके डेफिनेशन भी कर लिए थे। अब आते हैं स्टूडेंट और बात करते हैं, वर्क होता है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, राइट। अब आते हैं हम लोग और बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो देखिए ये क्या है, जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, राइट, नो यूनिट। क्यों नहीं होता है स्टूडेंट? क्योंकि कॉस थीटा जो है आपका क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? आप कह सकते हो कॉस थीटा जो है आपका वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो ये एक आपका जो है आप कह सकते हो प्योर रेशियो है ना, लेंथ अपॉन लेंथ। तो क्या होगा? इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, राइट। तो इसकी कोई भी यूनिट स्टूडेंट्स नहीं है कॉस थीटा की। तो आप वर्क को कैसे लिखेंगे यूनिट? वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा? आप जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट को लिख सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, तो यूनिट लेस है। चलिए, तो फोर्स का क्या होगा? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? मीटर। तो एसआई यूनिट को आप न्यूटन मीटर लिख सकते हैं या सिंपली आप लोग, और यू कैन राइट जूल। जूल स्टूडेंट वर्क की, एनर्जी की, और आपकी जो है वर्क और एनर्जी की यूनिट होती है एसआई यूनिट, राइट, जूल। तो सीजीएस यूनिट हम लोग लिखें, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा स्टूडेंट? आपका देखिए सीजीएस यूनिट चाहिए वर्क का, तो सीजीएस यूनिट लिखिए। फोर्स का क्या होता है? डाइन होता है सीजीएस यूनिट, राइट। और आप बात करें जो है डिस्प्लेसमेंट की, सीजीएस यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है, या इसको भी सिंपली आप लिख सकते हैं अर्ग, राइट, अर्ग लिखा जा सकता है। तो सीजीएस यूनिट जो है वो डाइन सेंटीमीटर या अर्ग, और एसआई यूनिट आपका न्यूटन मीटर या जूल। आप स्टूडेंट ज्यादातर जगह पे जूल और अर्ग को ही यूज होता हुआ देखेंगे, राइट।
तो वैसे आप जो भी लिखें दोनों करेक्ट है, बट आप जूल को और अर्ग को लिखेंगे, राइट, कहीं पर भी। चलिए, तो ये तो बात रही एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या है। अगर हम लोग बात करें एसआई और सीजीएस यूनिट में स्टूडेंट रिलेशन क्या है, आप लिखें रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। तो आपको मालूम है वर्क डन जो है, वर्क डन, तो ये आपका जूल जो है, राइट, जूल आप लिखिए 1 जूल is equal to 10 to the power 7 अर्ग, राइट। ये रिलेशन है 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, राइट, ये चीज। और 1 जूल होता क्या है स्टूडेंट, 1 जूल आपका है 1 न्यूटन मीटर, राइट, 1 जूल आपका क्या है, जूल है न्यूटन मीटर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जूल जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और देखिए एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो एक न्यूटन में आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, एक न्यूटन इतने डाइन के बराबर होता है स्टूडेंट्स। और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर, राइट, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जूल जो है आपका दिस, और आप ऐसे लिख सकते हैं 1 जूल जो है आपका स्टूडेंट, ये कितना होगा 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और डाइन सेंटीमीटर होता क्या है स्टूडेंट, इसकी जगह आप अर्ग लिख सकते हैं सिंपली, तो आप लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो आप इस तरीके से जो है रिलेशन को निकाल सकते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। यस, सिंपली आप ये याद रखिए, क्लियर। और निकालने का तरीका भी आपको मालूम है, आप किसी भी चीज को इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, आप इस बात को नोट करिए। चले, तो अब हम लोग करते हैं 1 जूल की डेफिनेशन क्या है, 1 जूल की डेफिनेशन क्या है, राइट। तो 1 जूल आप यहां से लिख सकते हैं, वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा। तो 1 जूल वो वर्क है, 1 जूल वो वर्क है, फोर्स वो वर्क कर रहा है जब आपका फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या हो 1 न्यूटन, और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर का हुआ, राइट, जबकि थीटा क्या है, थीटा आपका 0 है, कॉस थीटा कितना है 1, कॉस थीटा कितना होगा 1 या थीटा 0, मतलब जो है फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, राइट। तो आप लोग 1 जूल की डेफिनेशन लिखेंगे, 1 जूल is that work done when a force of 1 Newton is applied in the direction of displacement, right, and the body displaces by 1 meter, तो इस बात को आप लिख लीजिए 1 जूल की डेफिनेशन, 1 जूल is that work, 1 joule is that work done by a force of 1 Newton, when it displaces a body to 1 meter in the direction of force, in the direction of applied force आप लिख लीजिए, in the direction of force applied या applied force। तो स्टूडेंट आपसे कभी कभी जो है
1 जूल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, राइट। 1 जूल इज दैट वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन इट डिस्प्लेसेस अ बॉडी टू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो जो आप कह रहे हैं कि जो है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, मतलब थीटा जो है वो क्या है, थीटा 0 है आपका, राइट। और थीटा 0 है तो ऑब्वियस सी बात है कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, आप इस तरीके से इस डेफिनेशन को समझ के आप खुद से लिख सकते हैं, राइट। ये नीचे की आपका दिख रहा होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं, अ बॉडी टू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, राइट। चलिए, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें वर्क के बारे में पता चला, वर्क होता क्या है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हम लोग को वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चले, तो आप एक क्वेश्चन लिखें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को नोट करिए। अ बॉय pushes a book by applying a force of 40 Newton. By applying a force of 40 Newton. Find the work done by this force. Find the work done by this force as the book is displaced through 25 centimeter along the path, right? तो आपको वर्क डन निकालना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ों को देखें, यूनिट्स को देखें, तो क्या यूनिट सब सही हैं, राइट? जब भी हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट में स्टूडेंट, मैंने आपको एसआई यूनिट के बारे में बताया भी है, राइट। एसआई यूनिट अगर हम लोग बात करें, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। एसआई यूनिट लेंथ मास टाइम, राइट। आपके यूज के लिए स्टूडेंट, वैसे तो एसआई यूनिट कई सारे होते हैं, मगर आपके यूज के में जो है आने वाले हैं लेंथ मास टाइम करंट। वैसे करंट भी आपको अभी इस साल नहीं यूज आएगा। करंट टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट, और क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो आपको फिजिक्स में स्टूडेंट आपको 1, 2, 3, ये 3 जो है यूज आने वाले हैं, राइट। तो लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है, बात करें तो सेकंड, करंट का होता है स्टूडेंट एम्पियर। आपको ये तीनों अच्छे से होने चाहिए याद, राइट। तो याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो जो है लेंथ का मीटर, किलोग्राम, सेकंड तो है ही, एम्पियर। टेम्परेचर का होता है केल्विन, राइट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ मैटर का होता है मोल, राइट। तो आप इस बात को लिख लीजिए, एसआई यूनिट। ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है स्टूडेंट, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनकी मदद से बाकी सारी क्वांटिटीज, जैसे फोर्स है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो इस तरीके से आप सभी की यूनिट्स को बना लेते हैं। जैसा हमने यहां पर देखा था कि वर्क आप कैसे निकालोगे, न्यूटन इनटू मीटर, राइट। तो इस तरीके से आप नोट करें इससे। चले, तो मैं आगे चलो स्टूडेंट क्वेश्चन को। आपको ये 3 स्टूडेंट अच्छे से याद होने चाहिए। और अगर हम लोग बात करें सीजीएस यूनिट की, तो लेंथ का होता है सेंटीमीटर, किलोग्राम का होता है ग्राम, मींस आप कह सकते हो मास का होता है सीजीएस यूनिट,
सीजीएस यूनिट ग्राम और टाइम का सेकंड ही रहता है। तो आप जब भी क्वेश्चन करोगे आप एक बात याद रखना कि क्वेश्चन को स्टूडेंट्स करते समय आपको या तो सारी चीजें एसआई में होनी चाहिए, एसआई यूनिट में सारा डाटा, या सारा डेटा आपका सीजीएस में होना चाहिए। मिक्स नहीं चलेगा कि एक मीटर में हो दूसरा ग्राम में हो, नहीं। अगर है तो सभी एसआई में रहे या सभी यूनिट्स जो है आपकी आप सीजीएस में ले लो, और खिचड़ी हो जाएगा तब आपका आंसर गलत आएगा। जैसे यहां पर देखिए न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट है ना फोर्स का, तो ये तो एसआई है, मगर यहां पर क्या है, खिचड़ी पक गई, डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में ले लिया है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। क्लियर? तो आप इसको मीटर में चेंज करो, तो ये कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 100, मतलब 1/4 मीटर या 0.25 मीटर स्टूडेंट्स, राइट। तो अब आप वर्क डन इज इक्वल टू लगाओ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, राइट। तो यहां पर कह रहा है कि अलोंग द पाथ फोर्स की डायरेक्शन में ही आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो जब फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो cos जीरो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। तो आप इस चीज को सिंपली जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, राइट। तो आपकी बुक्स में जो है आपको यही वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, मगर कभी कभी आपको एंगल अगर दे देगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं है, इंक्लाइंड है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाना पूरा। तो यहां पे आप लिख सकते हो यहां पर कि थीटा क्या है, थीटा 0 है, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा 1। कॉस 0 की वैल्यू स्टूडेंट 1 होती है, राइट। तो यहां से आपको जो है वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स है 40 और इंटू डिस्प्लेसमेंट है 1/4 और इंटू कॉस थीटा को आपने 1 लिख लिया, तो यहां से क्या मिला 10। और आप एसआई यूनिट में सॉल्व कर रहे हो ना क्वेश्चन को, तो आपको जो है फाइनली आंसर भी एसआई में ही आएगा। तो ये 10 किस में आया, जूल में। क्लियर? आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। चलिए आप इस बात को नोट करिए, आप ये भी लिख लें एसआई और सीजीएस यूनिट को स्टूडेंट। चलिए मैं इसको रब करता हूं। चलें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज का। आप लिखें अब बॉल ऑफ मास 1 kg, a ball of mass 1 kg is thrown upwards, reaches a maximum height of 4 meter. Calculate the work done by the force of gravity. Calculate the work done by the force of gravity, right, during the vertical displacement. G की वैल्यू स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट में गिवन है, आप 10 लीजिए, राइट, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो G की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है और आपसे कहता है वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए ये बॉल आपका बॉल है एक 1 किलोग्राम का, राइट। अब इसको ऊपर फेंका गया तो ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके क्या होगा, वापस लौट आएगा। ये कितना हाइट गया, तो 4 मीटर जो है, 4 मीटर ये बॉल ऊपर गया है, राइट, 4 मीटर ऊपर गया है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट तो 4 मीटर है और वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। और फोर्स किसकी बात करेंगे, वर्क बाई ग्रेविटी पूछ रहा है, तो फोर्स बाई ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा बोलिए, हमने जो है फ्री बॉडी डायग्राम बहुत बनाए हैं, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा ग्रेविटी का और वो mg नीचे, राइट। मास है 1 और g है 10, तो आपको ये 10 न्यूटन का जो है 10 न्यूटन का आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, नीचे की तरफ है। और डिस्प्लेसमेंट किधर है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। तो ये कैसा वर्क है बताइए, ग्रेविटी कैसा वर्क कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है। आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, राइट। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी
इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स कितना है बोलिए, फोर्स अर्थ mg से नीचे खींच रहा है मतलब 10 से, राइट। ये फोर्स आपका कितना होगा, ये mg हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है 4 मीटर और कॉस बताइए इस बार एंगल कितना है स्टूडेंट, ये फोर्स आपका नीचे है और डिस्प्लेसमेंट देखिए ऊपर, तो इनके बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री हुआ ना, 180 डिग्री। तो cos 180 आप याद रखें, cos 180 की वैल्यू होती है आपको, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ये याद होना चाहिए। ज्यादातर जगह पे आपको cos 0, 30, 45, cos 60, cos 90 और cos 180 की वैल्यू याद होनी चाहिए स्टूडेंट। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहां से आपका फोर्स ये हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 40 और आप ऐसे लिख लें 10 इंटू 4 और इंटू -1, राइट, cos 180। तो ये हो गया आपका -40 जूल का वर्क। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा, -40 जूल। माइनस क्यों लिया गया है स्टूडेंट्स, माइनस इस वजह से लिया गया है क्योंकि ये नेगेटिव वर्क है, दिखता भी है, फोर्स नीचे और उसके ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो cos 180 आप रख के ही जो है उसको देख लीजिए कि माइनस में आ रहा है वर्क डन। और ये 180 ऑब्ट्यूज एंगल है ना, तो ऑब्ट्यूज एंगल जब भी होता है वर्क डन नेगेटिव होता है। तो हर तरीके से आप स्टूडेंट इस बात को समझ सकते हैं, अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि नेगेटिव वर्क क्यों हो रहा है। क्लियर, चलिए तो इस बात को आप नोट करें स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यूज की जरूरत थी, तो हम आज आपके लिए जो है एक टेबल बना दिए हैं। ये टेबल है, देखिए डिग्री, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150, 180, 270, 360। वैसे तो जो साइन कॉस 10 की वैल्यूज होती है वो हर एंगल के लिए होती है, मगर ये स्टैंडर्ड एंगल हैं। उनमें भी स्टूडेंट आपके लिए मोस्ट स्टैंडर्ड जो है आपको याद रखना है ये वाला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए, राइट, ये आपको याद रखना है। और एक ये याद रखिए, राइट, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। इनकी वैल्यूज आपको मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी आपको जरूरत आ सकती है, आएंगी। क्लियर, तो 0, 30, 45, 60, 90 ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। और उसके बाद आपको 180 याद होना चाहिए। वैसे मैंने सभी के लिए जो है बना दिए हैं। इनके अलावा ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इनके अलावा बहुत सारे नॉन स्टैंडर्ड हैं, तो उसको हम लोग फिर साइन कॉस 10 की टेबल आती है स्टूडेंट, उस टेबल में देखते हैं। क्लियर, तो आप इतना याद रखें। और देखिए याद रखना भी बहुत जरूरी, बहुत ईजी है। कैसे, साइन 0 0 होता है, 0 फिर 1/2, 1/√2, √3/2 फिर 1। आप यहां तक याद रखें, अगर आप बस साइन और कॉस को याद रखिए तो आपको सभी कुछ मिलते जाएंगे। देखिए अब ये जो 1 है ना, ये आपने ये सीक्वेंस याद रखा, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2, 1। अब कॉस के लिए आप इसका उल्टा कर दीजिए, यहां से स्टार्ट करिए 1, देखिए ये 1 उल्टा करिए, √3/2, ये 1/√2 और फिर 1/2 और फिर cos 90 0, cos 90 0। और tan की वैल्यू क्या होती है, tan होता है साइन अपॉन कॉस। तो दिस साइन, अगर आपको tan 0 निकालना है तो tan 0 कितना होगा, साइन 0 अपॉन cos 0। तो 0/1 कितना होगा स्टूडेंट, 0। इसी तरीके से आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे दिस अपॉन दिस, तो कितना हो जाएगा आपका √3। और 1/0, 1/0 जब नीचे डिनोमिनेटर में 0 है मतलब इनफाइनाइट होता है, 2/0 इनफाइनाइट, 3/0 इनफाइनाइट, 4/0 इनफाइनाइट, नीचे 0 है मतलब इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, तो हम लोग यहाँ पर नॉट डिफाइंड लिखते हैं। क्लियर, तो इतना तक तो आपको स्टूडेंट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और याद करना भी मैंने आपको बताया बड़ा सिंपल है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, और फिर इसको उल्टा लिखना चालू कर दिए यहाँ पर। और tan के लिए डिवाइड कर लीजिए साइन बाई कॉस, राइट।
और 180 का भी याद रखिएगा, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, बाकी इनकी जो है ये आपको जरूरत अभी तो नहीं आएंगी। क्लियर है? चलिए, और यहां से आप लोग देख सकते हैं कि जब जो है एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के लिए आपका कॉस हमेशा पॉजिटिव रहता है, राइट, साइन भी पॉजिटिव रहता है। मगर जैसे ही ऑब्ट्यूज एंगल हुआ 90 से ऊपर गया, देखिए यहां पे कॉस नेगेटिव होने लगा, कॉस नेगेटिव होने लगा है। क्लियर? और यहां पर देखें साइन पॉजिटिव ही रहता है ऑब्ट्यूज के लिए भी। क्लियर है? चलिए, तो स्टूडेंट आप इस टेबल को बनाएं। मैथमेटिक्स में ये टेबल आपको बनवाया जाएगा, अच्छे से याद कराया जाएगा। आप फिजिक्स के लिए अभी देख लें शॉर्ट में। चलिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आप नोट करेंगे, लिखें, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, find the amount of work done by a laborer who carries a brick, who carries, आप लिखिए n bricks, who carries n number of bricks, who carries n bricks of m kilogram of m kilogram mass each to the roof of a house, to the roof of a house, to the roof of a house, h meter high by climbing a ladder, by climbing a ladder। तो एक लेबरर है स्टूडेंट, ये जो है ब्रिक अपने सर पर 1 2 नंबर 3 ऐसे ही डॉट 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 स्टूडेंट, इन्होंने n नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है उठा लिया है, राइट। तो आपको पता करना है कि जब ये n ब्रिक ले जा रहा है और सभी ब्रिक का जो मास है वो m है, m kg सभी का मास है, m kg सभी के, राइट। तो स्टूडेंट जो हम लोग जो है इनके सर पे जो टोटल बोझ है उसको जो है सिंगल ब्रिक से दिखाए, ये जो है इन सभी के बराबर है। तो इसका जो है मास कितना होगा स्टूडेंट, एक ब्रिक का m kg है तो n ब्रिक का कितना होगा, n इंटू m, इतने किलोग्राम, राइट, इतने किलोग्राम आपका मास होगा सभी ब्रिकों का, nm जो है, राइट। तो देखिए अब nm kg इनके सर पे हैं, तो ये जो है एक फोर्स लगा रहा होगा बंदा, ये फोर्स लगा रहा होगा किधर, ब्रिक के ऊपर, और कैसा स्टूडेंट, ऊपर की डायरेक्शन में, राइट, ऊपर की डायरेक्शन में। और ये फोर्स कितना होगा, देखिए नीचे mg है, तो ये फोर्स आपका दिस जो मास है n इंटू m इंटू जी, इसको जस्ट होल्ड करने के लिए अपने सर पर, ठीक है, नीचे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ना, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, टोटल मास इंटू जी, तो टोटल मास n इंटू m है और इंटू जी। तो इसको जो है अपने सर पर संभालने के लिए, फोर्स तो नीचे इतना लग रहा है, जस्ट संभालने के लिए, बैलेंस करने के लिए इतना ही फोर्स लेबरर को लगाना होगा ऊपर की तरफ, फोर्स अप्लाइड बाय लेबरर ऑन ब्रिक, राइट। तो ब्रिक्स पे कितना फोर्स लगाया, इतना, और ये वाला फोर्स क्या है स्टूडेंट, फोर्स ऑन ब्रिक बाय फोर्स ऑन ब्रिक बाय अर्थ, ग्रेविटेशन के कारण कितना होगा ये। तो इनको अपने सर पे रखना है, तो बैलेंस करना है, राइट, वर्टिकल में बैलेंस करना है फोर्स को, तो ये वाला फोर्स इसके बराबर ही होगा, राइट। तो जो फोर्स लग रहा है, आप इस बात को नोट करिए, फिगर को,
चले, तो हमें देखा कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय लेबरर ऑन ब्रेक्स, ये हो गया आपका N इंटू एम इंटू जी, राइट। ये समझ में आया, टोटल मास इंटू ग्रेविटी, ये फोर्स लगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट h, ऊंचाई जो है चढ़ रहे हैं, राइट, h ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप कॉस थीटा भी लिख लो। तो फोर्स भी ऊपर ही लगा रहा है लेबर, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही ले जा रहे हैं, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा क्या होगा, 0 होगा, या कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है N m G और डिस्प्लेसमेंट है आपका h, तो वर्क डन कितना होगा, N m G h। क्लियर, इतना जो है वर्क डन हो रहा है, और ये वर्क डन लेबर जो कर रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव वर्क है स्टूडेंट, राइट। थीटा कितना होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहां से थीटा आप लोग लिख सकते हो 0 डिग्री, पैरेलल है, तो कॉस थीटा 1, यहां पर कॉस थीटा की जगह हमने 1 लिख दिया, राइट। चलिए वीडियो को पॉज करिए, इस बात को नोट करिए। अब चलते हैं स्टूडेंट, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहां पर देखते हैं स्टूडेंट, आप नोट करें। चलिए लिखें, व्हाट इज द वर्क डन, what is the work done by a person, what is the work done by the person in carrying a suitcase of mass 10 kg, suitcase of mass 10 kg, when he travels a distance of 5 meter, number 1 in vertical direction, or number 2 in horizontal direction। तो इन दोनों ही केस में स्टूडेंट आपको निकालना क्या है, वर्क डन, कितना वर्क डन होगा, ये मैन कितना वर्क कर रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द पर्सन इन कैरिंग अ सूटकेस ऑफ मास 10 किलोग्राम। तो देखिए 10 किलोग्राम के मास को उठाने के लिए इसको अर्थ नीचे खींच रहा होगा ना 100 न्यूटन से, mg से, उतना ही फोर्स ये ऊपर लगाएगा। तो ये बंदा जो है फोर्स लगा रहा है इस सामान के ऊपर 100 न्यूटन mg, 10 इंटू 10, जी को आप 10 ले लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है आपको क्वेश्चन में। तो 100 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है, और देखिए पहले केस में वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है ऊपर जा रहा है, ये बंदा ऊपर वर्टिकल, तो पहले केस में आपका वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहां पे फोर्स कितना लगा रहे हैं 100, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है स्टूडेंट 5 न्यूटन, 5 मीटर ऊपर ले जा रहे हैं, राइट। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 01, तो ये कुल मिला के आपका हो गया है 500 जूल। पहली केस में जब वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है तो 500 जूल का वर्क डन हुआ, राइट। आप नोट करिए इस बात को। अब स्टूडेंट सेकेंड केस को देखते हैं हम लोग। सेकेंड केस नंबर 2, तो क्या हो रहा है, नंबर 2 में ये बंदा जो है ये सूटकेस इनके हाथ में, राइट, और ऊपर की तरफ ये फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को यहां पर नहीं दिखा रहा है, राइट। फोर्स जो आदमी दिखा रहा है लगा रहा है उससे हमें मतलब है ना, तो हमने केवल आदमी वाला फोर्स लगाया। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगा स्टूडेंट्स, राइट, उसको नहीं दिखाया। और अब कहा जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से आगे जा रहा है 5 मीटर। तो स्टूडेंट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, राइट। अब देखिए फोर्स ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल की तरफ,
इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका 5 और इंटू कॉस 90। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा 0 जूल। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है कॉस 90, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इस बात को नोट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। राइट तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोगों ने वर्क के बारे में जो है समझा और क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम लोग फर्दर सॉल्व करके फिर एनर्जी को स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे। राइट तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।